यूट्यूब चैनल मार्केट विज में दोस्तों। तो आज इस वीडियो में अपनी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे और रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेंगे जो मैंने जब स्टार्ट किया था, कब मैं स्टॉक मार्केट में आया और कैसे मेरी जर्नी हुई, मैंने क्या चैलेंजेस फेस किए। उम्मीद है इन एक्सपीरियंस को शेयर करके शायद जो गलती मैंने की आप इनको अर्ली स्टेजेस में फाइंड आउट करके और इन गलतियों से बच सकते हो। तो दोस्तों मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2011 में। 2011 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जनवरी में, और मैं उस टाइम पे 10th क्लास में था और एग्जाम से 2 मंथ पहले, बोर्ड के एग्जाम से 2 मंथ पहले मेरी जर्नी स्टार्ट होती है स्टॉक मार्केट में। मुझे पता कैसे लगा, उस टाइम पे क्या होता था ना, न्यूज़पेपर में एक ऐड आया देखा था मैंने, जागरण मनी मास्टर एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म था, तो उसके थ्रू मुझे पता लगा इस स्टॉक मार्केट के बारे में। तो मैं उस प्लेटफॉर्म को देख के वहाँ पे मैंने अपना अकाउंट रजिस्टर किया उसके अंदर। तो उसके बाद वहाँ से मुझे पता लगा इसके बारे में। 2 मंथ के बाद मेरे बोर्ड के एग्जाम थे 10th के। तो उस टाइम पे निफ्टी, तब तो निफ्टी ट्रेड करता था 5900 के लेवल पर, जो आज निफ्टी ट्रेड दिखता है आपको 19500 पे जो ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी तब ट्रेड करता था 10500 पे, जो आज 44000 पे है। तो वहाँ से उस वर्चुअल गेम से सब दोस्तों जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। तो मैं सच बताऊँ तो उस टाइम पे ना मुझे ये तक नहीं पता होता था कि स्टॉक मार्केट में कंपनियाँ कौन सी होती है, क्योंकि मैं बिल्कुल ना न्यू था उसमें। मैं उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था, मतलब कोई मैं 2 कंपनी के भी नाम नहीं बता सकता था जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करती होगी। तो बिल्कुल इतना नहीं होता, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है और बताने वाला कोई था नहीं। तो उनके बारे में फिर मैंने क्या किया कि कंपनी के बारे में पढ़ना और उनके बारे में स्टडी करना, बैलेंस शीट देखना, ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें देखने लग गया। तो उनकी थोड़ी नॉलेज, और उस टाइम पे तुम्हें सबको पता ही होगा उस टाइम पे कनेक्शन क्या होता था, 2G इंटरनेट चलते थे दोस्तों, 2011 की बात थी। और या फिर BSNL के ब्रॉडबैंड कनेक्शन आप लोगों ने भी देखी ही होगा। कंपनी की ये मेरी एनालिसिस पढ़ने, उनके बारे में पढ़ना, और वो स्टार्ट हो गया मेरा। फिर 11th क्लास आई। 11th क्लास के अंदर कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन ले लिया, और कॉमर्स स्ट्रीम में लेने के बाद में मेरी ये 2 साल मेरे ये फेजेस में ये चलते रहे। 2 साल कुछ नहीं किया, क्योंकि दोस्तों इसका नाम ही यही है ना, कैपिटल मार्केट, क्योंकि उस टाइम पे पैसे तो थे नहीं। तो अब बिना पैसों के तो हमारे स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड ही नहीं कर सकते, क्योंकि नाम ही कैपिटल है। कैपिटल होगी तो आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, नहीं तो नहीं करने के। तो 2 साल ऐसे ही सीखने में गए, देखते रहे स्टॉक के बारे में, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते रहे, थोड़ा बहुत देख लिया, और इन्हीं गेम्स के बारे में वर्चुअल जो ट्रेडिंग चलती है उसमें अपनी ट्रेड ले ली और एनालाइज कर लिया या वो देख लिया। तो क्लास 11th और 12th 2 साल 2013 तक ऐसे ही चलता रहा, ना कोई ट्रेड करना ना कुछ करना, अपना बस मार्केट के बारे में ना थोड़ा क्लोज, मतलब एक तरीके से ना एडिक्टेड हो गया था कि इसके बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, देखना है, सीखना है, क्या चीज़ ये, कैसे पैसे बनते हैं इसमें। तो वो चीज़ें स्टार्ट होती है। तो फिर हो जाता है 2013 में कॉलेज में आ जाता हूँ। तो ये 2 फेज मैंने 2011 से 13 तक मैंने विदाउट कैपिटल, विदाउट मार्केट में ट्रेड किए हुए बस एक लर्निंग फेज में चलता रहा और सीखा कि होता क्या है ये। तो इस फेज में मेरी स्टार्ट हुई दोस्तों। देन फिर कॉलेज में आ जाता हूँ। 2013 में कॉलेज में आया, अपना BCom के अंदर एडमिशन लिया। तो वहाँ से मेरा एक ये हुआ कि वहाँ पे मैंने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया। कॉलेज में जब आ गया ना, तब कुछ पैसे हो गए हाथ में, घर से पैसे मिलने लग गए खर्चे के लिए, उसमें से मैंने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया। और उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एक एक्सपीरियंस जो लाइफ का जो होता है ना, एक प्रैक्टिकल नॉलेज, वहाँ से स्टार्ट हुई मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज 2013 से। 2 साल ऐसे ही चले गए थे पहले वो लर्निंग फेज में। तो फिर वहाँ पे कॉलेज में चलते चलते कॉलेज करते थे, तो वहीं पे क्या हुआ ना, NSC की साइड से एक NCFM का प्रोग्राम आया, कॉलेज का टाई अप था। तो वहाँ पे मैंने उस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया। NCFM के अंदर NCFM नाम से कोर्स होता था, जैसे जिसको आज हम ये NISM के कोर्स बोलते हैं। तो मैंने NCFM किया, वो 3 मंथ का प्रोग्राम था। तो वहाँ से मेरी लर्निंग और प्रैक्टिकल टेक्निकल स्किल्स के अंदर जाना और फंडामेंटल सीखना, वहाँ से स्टार्ट हुई ये जर्नी। तो फिर कब पता ही नहीं लगा कि कब ये स्टॉक मार्केट मेरी लाइफ के अंदर एंटर हो गई। वहाँ से एक एडिक्शन था कि 9 से 3 तक क्लास करते थे, और शाम को 5 से 8 मेरी स्टॉक मार्केट क्लासेस होती थी इवनिंग उसमें। तो वो करते रहे,
वो सीखा वहाँ पे, उसमें एक्सपीरियंस देखते रहे। वहाँ पे मुझे टेक्निकल की नॉलेज हुई, फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज हुई, चार्ट पैटर्न वगैरह ये देखना स्टार्टिंग में स्टार्ट कर दिया। तो फिर दोस्तों वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, रोलर कोस्टर राइड है बिल्कुल एकदम। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि जब एनसीएफ का प्रोग्राम हुआ तो 3 मंथ तक का वो प्रोग्राम चला। फिर मैं उस टाइम पे क्या करता था ना कि मेरा डीमैट अकाउंट खुल गया था 2013 में, तो मैं इंट्राडे के लिए भी क्या करता था कि इक्विटी में कैश में कोई स्टॉक ले लिया, कैश में परचेज कर लिया, कैश में सेल कर लिया, थोड़ा बहुत मेरा ये जर्नी में चलता रहता था। 10-20 हज़ार रुपए का उस टाइम पे इतनी अमाउंट हो गई थी सेविंग, तो ये करते रहे और साथ साथ एनसीएम का कर लिया। अब एनसीएम प्रोग्राम खत्म होने के बाद में उसमें क्या था ना, 20 आवर्स की हमें प्रैक्टिकल लर्निंग वो करनी थी, सर्टिफिकेट मिलना था, और उसके लिए हम ट्रेनिंग के लिए गए। तो मेरी ट्रेनिंग हुई थी मोतीलाल ओसवाल में, और 20 घंटे की वो ट्रेनिंग थी, 1 वीक चला था। तो उस ट्रेनिंग के अंदर मैंने सच में पहली बार टर्मिनल देखा होगा, तो उस टाइम पे तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता। तो वहां से मुझे पता लगा F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कि ये भी कुछ है मार्केट के अंदर। ये क्या छड़ी है कि इसके अंदर मैं बेच के भी पैसा कमा सकता हूँ और मैं खरीद के भी पैसा कमा सकता हूँ। मतलब इसमें ये है कि जादू की छड़ी मिल गई मेरे हाथ में, और मैं प्रिडिक्ट, क्योंकि मैं इतने टाइम से सीखता हुआ आ रहा था, तो मैं इजीली प्रिडिक्ट कर देता था कि यहाँ से शेयर ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा। तो ये नॉलेज आ गई थी, ठीक है। तो अब जब F&O के बारे में पता लग गया तो फिर मैंने क्या हुआ, इसके अंदर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया F&O के अंदर। तो इसमें मेरा सबसे पहली ट्रेड थी डिश टीवी उस टाइम पे चलता था 97 के समथिंग चलता था उस टाइम पे। ये बात है 2014 के अंदर इंटर्नशिप जो हुई हमारी इसके अंदर मोतीलाल ओसवाल के अंदर। तो एक्सपायरी का दिन, ठीक है दोस्तों, एक्सपायरी का दिन, और मैंने ट्रेड ले ली। तो ट्रेड लेने के बाद में क्या हुआ कि अब मैं उस ट्रेड को लेके चला गया नेक्स्ट डे के लिए। अब मुझे क्या पता कि थर्सडे को एक्सपायरी भी होती है। अब जब ये F&O मेरे लिए न्यू था तो मुझे नहीं पता था इसके अंदर एक्सपायरी का भी कोई सीन रहता है। तो उस दिन मॉर्निंग में मैंने 10,000 का प्लस का प्रॉफिट किया। उसके बाद में डिश टीवी से ही मैंने पैसे भी कमाए, पहले अपने 10,000 रुपये कमाए, और उसके बाद में मैंने वो पैसे डिश टीवी के अंदर ही इन्वेस्ट कर दिए। वो मेरी कॉलेज की और मैथ्स की इनकी फीस थी, तो वो मैंने इसी के अंदर लगा दिए F&O के अंदर। अब ये नहीं पता मुझे कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या थी। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या था कि थर्सडे को, उसी दिन थर्सडे की एक्सपायरी थी, उसी दिन का मैंने कॉन्ट्रैक्ट ही ले रखा। मुझे ये नहीं पता कि आज अगर मैंने ना बेची तो ये खत्म हो जाएगी, मुझे कुछ नहीं पता था उसका। तो नेक्स्ट डे देखता हूँ, और नेक्स्ट डे देख के देखो मेरे तो डीमैट के अंदर वो शेयर दिख ही नहीं रहे, वो कॉन्ट्रैक्ट दिख ही नहीं रहा। तो मैं लगाया फोन, तो ICICI मेरा ब्रोकर होता था, मैं फोन करके बोला मेरे डीमैट के अंदर शेयर ही नहीं है। तो बोला उन्होंने कि सर आपने निकाली नहीं थी क्या पोजीशन? मगर नहीं, उस टाइम पे तो मुझे नहीं पता ये एक्सपायरी होती क्या है। तो वो सारे के सारे 1 लाख रुपए दोस्तों डूब गए F&O में, पहली ट्रेड, और पैसे डूब गए। चलो वापिस घर पे आए, क्योंकि छुट्टी पड़ गई थी। और इसके अंदर क्या हुआ था, अप्रैल में सेशन खत्म हो गया था, फर्स्ट ईयर खत्म हो गया था, सेकंड ईयर स्टार्ट अगस्त में होता है। तो घर पे आए, अब एक और माइंड पे प्रेशर कि मैथ्स की फीस कहाँ से देंगे, इसको कॉलेज की फीस कहाँ पे देंगे। तो 1 लाख रुपए खत्म हो गए। अब 1 लाख रुपए रिकवर करने थे, अब कैसे करें, कैपिटल तो है नहीं अपने हाथ में। तो फिर भी घर पे एक भाई थे अपने, तो उनके थ्रू वो बोल रहे कि चल तू क्या करता रहता है और तुझे कुछ इसमें बचता भी है। अब देखो फैमिली में क्या होता है ना कि इनको बता नहीं सकते ये सीन की, क्योंकि जब लोकल टाउन, जो छोटा टाउन होता है ना, उसके अंदर ये सोच बनी रखी है लोगों की सोच। आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इसको सट्टा बाजार ही बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों, आप भी फील करते होंगे ऐसा। तो उनसे मैंने 3 लाख रुपए ले लिए। 3 लाख रुपए मुझे उन्होंने दे दिए ऐसे ही कि चल मुझे यूज नहीं करने, मुझे अभी कुछ काम सा नहीं है, तो तू इनसे कर ले जो भी करता हो, 9-10 दिन बाद इन पैसों को मुझे वापस कर दे। तो अब मुझे तो रिकवरी करनी थी दोस्तों, क्योंकि कॉलेज की फीस भी तो भरनी थी ना। अगस्त में जाके रहूंगा कहाँ पे, खाऊंगा कहाँ पे, अब सारी फीस तो इसमें डिश टीवी ले गया। तो दोस्तों फिर
मैंने उस टाइम पे अशोक लैंड के अंदर मैंने ट्रेड ली। अशोक लैंड की मैंने 75 रुपए वाली कॉल ऑप्शन में ट्रेड किया। अशोक लैंड उस टाइम पे चलता था 72-73 रुपए के आसपास, एक रेंज में ट्रेड कर रहा था उन दिनों अशोक लैंड। ध्यान से सुना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन आपको फैक्ट बताऊंगा कि क्या क्या मिस्टेक हुई है, क्या क्या गलतियां हुई हैं, और वो आप लोगों के लाइफ में भी हो रही होगी। अभी जो लर्निंग फेज में जा रही है, जो बिगिनर है, वो होती है, ये नेचर है मार्केट का, वो होगी गलतियों से ही सीखेंगे हम, ठीक है ना दोस्तों। तो वो तो होगी। तो दोस्तों, फीस रिकवर करने के लिए अब जो डिश टीवी के अंदर जो पैसा गवाया था फीस का, कॉलेज फीस का, वो रिकवर करने के लिए भी तो चाहिए ना कुछ। तो चलो भाई से मिल गए पैसे, 3 लाख रुपए मिल गए उनको, कोई वो नहीं था। तो 10-15 दिन के लिए मैं ये एम करके चला था कि एक मंथ तक का ये पैसे तो रहेंगे मेरे पास। तो मैं अशोक लैंड में 75 की कॉल ऑप्शन पे वो पैसा लगा दिया। 3 लाख मैंने अशोक लैंड पे ही लगा दिया। तो 7-8 दिन के लिए स्टॉक कहीं जा ही नहीं रहा। तो वो अप्रोक्सीमेटली 2 रुपए 70 पैसे या 80 पैसे की मेरी बाई थी कॉल ऑप्शन की, और ट्रेड उस टाइम पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था 72-73 रुपए के आसपास। 75 की मैंने कॉल ऑप्शन ली थी। तो उसके अंदर क्या हुआ कि वो पैसे भी जो 3 लाख लगाए थे, वो एक्सपायरी से मतलब 10 दिन वो ऐसे ही भी वो करते थे, तो टाइम वैल्यू मनी इरोड हो गई उसकी। तो वो कॉल ऑप्शन आ जाती है जो 2 रुपए 70 पैसे पे थी, 1 रुपए 30 पैसे, उसकी टाइम वैल्यू मनी गिर गई। तो अब उसमें भी नुकसान। अब 1 लाख रुपए तो फीस का नुकसान जो डिश टीवी में गवाया था। अब 3 लाख रुपए ये जो लगाए हैं, अब ये भी घट के नीचे आ गए, ये भी 1.5 लाख बचे। तो अब नुकसान हो गया 2.5 लाख का, ठीक है दोस्तों। तो भाई पूछने लग गए कि हाँ भाई वो पैसे दिए थे तो क्या चल रहा है उनका। अब दोस्तों सच्चाई को ही बताई जाएगी कि मैं नुकसान में चल रहा, नहीं तो बोलेंगे कि छोड़ दे भाई इस काम को। यही होता है, आप लोगों के साथ भी यही हो रहा होगा। तो मैं बताया, मगर नहीं जी सही, बहुत अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट में है पोजीशन और ठीक चल रही है। तो बोले वो कि अच्छा 2 लाख रुपए हो रहे हैं, अगर तू लगाना चाहता हो 10-15 दिन के लिए तो तू लगा सकता हो। तो इस टाइम पे क्या होता है ना, हमें बस पैसे चाहिए दोस्तों, पैसे कहीं से भी मिल जाए, पैसे चाहिए, मार्केट में चाहिए पैसे। तो मैं ये बोल के, अब अगर वो उनको ये बोल देता कि मुझे नुकसान हो रखा है, तो वो बोलते क्या पैसे देने को? नहीं बोलते ना। चलो फिर भी वहां से पैसे 2 लाख रुपए और मिल गए, ठीक है दोस्तों। और मैंने क्या करा ना, वे 2 लाख भी मैंने उसी सेम कॉल ऑप्शन पे 1 रुपया 30 पैसे पे लगा दिए, और मेरी एवरेज आ गई लमसम अराउंड 1 रुपया 80 पैसे। 1 रुपया 80 पैसे। अब 30 जो कोस्टिंग आ गई मेरी एवरेज प्राइस, अब कॉल ऑप्शन चल रही है 1 रुपया 30 पैसे, ठीक है। और एक्सपायरी के बचे हैं रफली अराउंड 13 से 14 दिन एक्सपायरी के बच रखे थे। तो उसके बाद क्या होता है कि सडनली 1-2 दिन के बाद ही एक कोई न्यूज आती है अशोक लैंड की, और शेयर नेक्स्ट डे ओपन होता है 4 रुपए से ऊपर, 5% से ऊपर ओपन होता है, मतलब 77 के आसपास खुलता है। और सडनली वो 1 रुपया जो 1 रुपया 20 पैसे पे जो कॉल चल रही थी, और मेरी 1 रुपया 80 पैसे वो थी, 1 रुपया 80 पैसे की जो मेरी कॉस्टिंग थी, वो कॉल चली जाती है दोस्तों 7 रुपए 50 पैसे। 7 रुपए 50 पैसे वो मुझे प्रॉफिट दे के जाती है समथिंग अराउंड 12 लाख। 12 लाख का मेरे टोटल कैपिटल निकल आती है वहां से प्रॉफिट के साथ। तो वहां से मुझे मतलब रफली अराउंड 10 से 11 लाख रुपए मुझे प्रॉफिट होता है अपनी कॉस्ट निकाल के सारी, जो भी ये हुआ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले मैंने भाई को पैसे दिए उनके, क्योंकि आगे भी तो लेने हो सकते हैं ना जरूरत में। और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है दोस्तों, वहां से मैं एंटर होता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक कैपिटल आ गई मेरे हाथ में, मेरी अपनी कैपिटल। सबसे पहले फीस जमा करी कॉलेज की और मैथ्स की, कम से कम अगस्त में जाऊंगा, कम से कम ये तो रहेगा ना पीछे। और बाकी के पैसों से मेरी आगे की जर्नी स्टार्ट हुई। 5-6 लाख रुपए मेरे पास हो गए ट्रेड करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब ये पीरियड चलता रहा 2014 तक, 15 तक ये पीरियड मेरा चलता रहा। 2015 तक का सब साथ में रहे, सबको पैसे आते रहे, चलते रहे, और मेरी जर्नी सही चलने लग गई। F&O के अंदर भी मेरे पास ठीक आने लग गया था।
मतलब ठीक आने लग गया था, स्टार्टिंग फेज में सही शुरुआत हो गई थी और पैसे बनने भी लग गए थे और लोग जुड़ने लग गए थे मेरे से। ठीक है दोस्तों, अब यही है ना कि सही में सब साथ देते हैं, गलत जब पड़ जाओगे तब कोई साथ नहीं देने का। तो वही वाला सिनेरियो मेरे साथ चलना स्टार्ट हो गया। अब ये मत बोलना कि सही सही बता रहा हूँ, आगे बहुत अप एंड डाउन है, वो आपको दिखते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आ गई कैपिटल भी आ गई। अशोक लैंड से बन गए थे 7-8 लाख रुपए प्रॉफिट के, और उनके पेमेंट उनको वापस कर दी भाई की जिनसे लिए थे, और अपना खुद का एक अमाउंट हो गया लगाने के लिए। तो 2014 और 15 का स्टार्टिंग फेज सही चला, सब लोग जुड़े, प्रॉफिट कमाया, अच्छा प्रॉफिट कमाया, इतना प्रॉफिट कमाया कि ठीक मतलब मेरा पोर्टफोलियो 1 CR से ऊपर निकल गया था। इस फेज में बहुत मोटा पैसा कमाया, क्योंकि कैपिटल की कोई वो था ही नहीं, सब जुड़ते चले गए इस फेज के अंदर मेरे हाथ में से कि ट्रेडिंग अच्छी कर रहा है, सब चीज अच्छी कर रहा है। अब सडनली 2015 के अंदर टाइम होता है चेंज। 2015 के अंदर आता है डाउनफॉल। डाउनफॉल क्यों आता है कि एक न्यूज आती है, आरबीआई की मीटिंग होती है, आरबीआई की मीटिंग में एनपीए क्राइसिस आती है कि बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक के एनपीए इतने आ रहे हैं। तो 2015 में एनपीए की क्राइसिस आती है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक की हालत बहुत खराब। अब हमने तो देखी नहीं आज तक क्राइसिस, हमने तो सही सही टाइम देखा है, तो हम तो क्या मानते के चलते थे कि भाई 500-400 पॉइंट का करेक्शन आया, खरीद लो। ठीक है, और उस टाइम पे ना हम क्या करते थे ना, अपनी जो लॉस मेकिंग ट्रेड है ना, हमें पता ही नहीं था उस चीज का, हम उनको एवरेज करते रहते थे। ठीक है दोस्तों, ये लर्निंग फेज था। फिर 2016 के अंदर डिमोनेटाइजेशन आ गया। तो इस बीच जो मैंने 2013 से जो अपनी जर्नी स्टार्ट की और 14-15 के स्टार्टिंग तक का जो पैसे कमाए, वो 2016-17 के अंदर नील बिल्कुल बैक टू माइनस में आ जाता हूँ। नेगेटिव के अंदर 25 से 30 लाख में आ जाता हूँ, मतलब जीरो से भी नीचे चले गए। एक तो आपकी एनपीए क्राइसिस आ गई, बैंक के अंदर उस टाइम पे बैंक निफ्टी 15,000 से गिर के और नीचे में आया था 10,000 तक का आया था। और सबसे बड़ी गलती उस टाइम पे यही रही थी कि एवरेजिंग करता रहता था अपने कॉस्ट को, क्योंकि अब मेरे पास छड़ी तो आ गई ना एफएनडो की, अब मैं कैश को मार्केट को भूल गया। मेरे पास छड़ी है एवरेजिंग करने की और बेचना मेरे पे आता नहीं था। सेलिंग ऑप्शन में सेल भी होता है, सेलर भी पैसा कमाता है कि स्टॉक लिया नहीं, सेल पहले कर दिया, वो पता नहीं था। तो इस फॉल बैक के अंदर जो एनपीए की क्राइसिस आई और डिमोनेटाइजेशन का ये आया, तो मार्केट ने करेक्शन दिया, पता नहीं था, तो अपना एवरेजिंग, उस टाइम पे डर का माहौल पूरा रह जाता था। उस टाइम पे ना हम जब नीचे गिरती है ना, तो 1000-2000 पॉइंट का करेक्शन हमने देखा ही नहीं आज तक, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग का फेज था ना हमारा। तो उसमें क्या होता था, 500-400 पॉइंट गिरता था तो नीचे से पुल बैक आ जाता था, ऊपर चली जाती थी। अब ये तो गिरती जा रहा है, अब जब गिरते जा रहा है तो हम पुट ऑप्शन का भी नहीं पता था, पुट ऑप्शन का भी इतना वो नहीं था कि नीचे गिरने पे भी, क्योंकि बढ़ने पे पैसा लगता है, बढ़ने पे ही हम ठीक मानते थे उस टाइम पे। तो हमें क्या पता कि वॉलेटिलिटी को हम मैं हैंडल कर ही नहीं पाया कि चल क्या रहा है ये। तो इस फेज ने मुझे लर्निंग दी। अब 2017 के अंदर जब खत्म हो गया सब कुछ, सारा पोर्टफोलियो वाइप आउट हो गया, और अब इस बीच ना जब सबको पता लग जाता है ना, फिर आपकी ना कोई हेल्प नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना। जब नुकसान खा लोगे तब कोई नहीं हेल्प करेगा, सही टाइम पे आपके सब हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, कैपिटल का भी कोई वो नहीं, बुरे समय पे क्या होगा ना, आपको कैपिटल भी नहीं मिलेगी, और बिना कैपिटल लगे तो मार्केट खराब है, समझ रहे, क्योंकि बिना कैपिटल के आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, अपने आप को प्रूव ही नहीं कर सकते। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं होगी तो आप ट्रेड कहीं की करोगे, समझ रहे हो ना। तो फिर 2017 में जब खत्म हो गया सब, फिर 2018-19 के अंदर मैं स्टार्ट किया, 18 में स्टार्ट किया, फिर से देखा क्या गलती रही, क्या गलती हुई, क्योंकि दोस्तों गलतियों से सीख भी मिलेगी, क्योंकि मेरे तो पीछे कोई नहीं था ना सिखाने वाला। मैं तो इसके अंदर आया, गिर के पढ़ के सब चीज करके, मुझे चोट लगी तभी सीखा। तो 2018-19 में अब मुझे पता लग गया था कि हाँ, कि क्रैश भी कुछ होता है, क्राइसिस क्या होती है, और मार्केट तब कितने तक गिर जाते हैं, 40-50% भी गिर जाते हैं, ये चीज का मुझे पता लग गया।
ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे तो मेरे पे न्यू था, मैंने ऊपर ऊपर का फेज देखा था, नीचे का तो फेज देखा ही नहीं था। तो वो फेज बिताने के बाद में फिर क्या होता है, 17 से लेके 19 तक का, 19 तक का ये चलता रहा, ये पीरियड मैंने जिया। और ये बहुत ही डिप्रेशन वाला पीरियड था दोस्तों। और ये जो नए भाई लोग जो होंगे ना, वो बता ही सकते हैं, जब स्टॉक मार्केट में नए नए जुड़ते हैं ना, तो क्या किक रहती है, क्या किक मिलती है, तो वही सीन रहता है। लेकिन जब चोट खाओगे ना, रियल आपकी जर्नी वही स्टार्ट होगी जब आप चोट खाओगे। ठीक है दोस्तों, रियल जर्नी तभी से स्टार्ट होगी आप। तो फिर 2018-19 में थोड़े बहुत टाइम के लिए रहा इन फेज के अंदर, अपनी लर्निंग से सीखा। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, टाइम पीरियड आ जाता है 2019 दिसंबर के अंदर, एक न्यूज फ्लैश हो जाती है चाइना की तरफ से, कोविड। उस टाइम पे तो कोविड का नाम भी नहीं रखा उन्होंने, एक न्यूज ही फ्लैश हो जाती है। तो जब वो न्यूज फ्लैश हुई ना दोस्तों, मैं समझ गया था अब करेक्शन आता है 2020 फरवरी में। ठीक है, मैं दिसंबर 2019 में ही समझ गया था कि कुछ ना कुछ उल्टा होएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस जर्नी से सीखा था ना कि क्रैश के अंदर क्या होता है। तो मैंने जो भी अपना जोड़ के, जो भी मैंने अपने पोर्टफोलियो को वहां पे बचाया, वहां पे अपनी पोजीशन निकाल ली, और फिर मैं सेलिंग साइड में स्टार्ट हो गया। 2020 के अंदर फरवरी के अंदर करेक्शन आना स्टार्ट हो गया, और मैं वहां से पुट में ट्रेड करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस फेज से यही चीज सीखी थी, यही मैं अप्लाई करता चला गया। और कोविड के अंदर सबसे बेस्ट मेरा प्लस पॉइंट रहा है कि जो मैंने अपनी जर्नी का सीखा वो वहां पे मैंने प्रूव किया। तो उसके अंदर क्या हुआ दोस्तों कि मैं हर चीज के बारे में अपडेट में रहा, सारी की सारी न्यूज भी देखता रहा, सारी वॉच देखता रहा, और मुझे प्रॉफिट भी बनना स्टार्ट हो गया था वहां पे। क्योंकि फरवरी में जो करेक्शन आया था, फरवरी के अंदर करेक्शन आया था, वहां पे मैंने मेरा पोर्टफोलियो तो जनवरी में ही मैंने निकाल चुका था। मैं जो भी मैंने 18-19 में जो भी कमाई की थी वो मैं निकाल चुका था ऑलरेडी, और मैं पुट साइड में बैठ गया था और नीचे तक ट्रेड किया। फिर जब कोविड के अंदर एकदम से क्रैश आया, तो मैंने जो शॉर्ट पोजीशन है ना, वो लगभग अराउंड 12,000 से गिरना स्टार्ट हो गया था, और मैंने वो निकाल ली थी लमसम अराउंड 8500, निफ्टी तब 8500 पे आ गया था। वहां पे मैं बुलिश होना स्टार्ट हो गया था कि अब करेक्शन हो गया, क्योंकि मैंने अपने इसमें करेक्शन यही देखे है, इन्हीं बारे में मैंने पढ़ा है कि 30 से 40% अगर गिर जाते हैं, उसके बाद में एक होता है ना कि जब फियर में रहते हैं लोग तो आप खरीदने लग जाओ, और जब ग्रीड में रहते हैं तो बेचने लग जाओ। तो दोस्तों उस पीरियड के अंदर मैं वो जो मुझे जो पहले जो चोट लगी थी, उसमें मैं वहां से मुझे पता लग गया कि हाँ भाई कुछ बड़ा तो होने वाला है। तो दिसंबर 2019 में आई थी वो न्यूज कि चाइना के अंदर कुछ ऐसा सिम्टम पाया, तो मुझे पता तो लग गया था कि ये सारे और ओवर द वर्ल्ड फैलेगी तो है। ठीक है ना दोस्तों, तो वो मेरे दिमाग में था। तो मैं जनवरी में अपना पोर्टफोलियो जब निकाल लिया, उसके बाद में मैंने शॉर्ट करना स्टार्ट किया मार्केट के अंदर, और मार्केट ने फरवरी में लॉकडाउन हुआ और मार्केट उस पर रिएक्ट करने स्टार्ट कर दी और मार्केट नीचे आ गई। तो वहां पे मैंने प्रॉफिट कमाया, और मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को मैं शॉर्ट करते हुए चला। मैं निफ्टी में मैंने अपनी पोजीशन निकाल ली होगी जब निफ्टी 8200 का एक लो बनाया था और 20% सर्किट लगाया था नीचे, 8200 का लगाया था, और मैं 8500 के आसपास मैंने अपनी सारी पोजीशन निकाल ली थी शॉर्ट। और फिर मुझे पता था कि मुझे पहली स्टेज में मैंने देखा है कि एक बार जब फियर होता है, क्योंकि वो मेरे ऊपर बीत गई ना 2015-16 के अंदर, और वहां पे मैंने खरीदना स्टार्ट कर दिया कैश में लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैंने वहां पे एक तो कंपनी ढूंढी थी टाटा मोटर के अंदर इन्वेस्ट किया। तो टाटा मोटर के अंदर मेरी जो एवरेजिंग आई थी, मैं टाटा मोटर के अंदर इन्वेस्ट करने लगे था 77 रुपीज से लेकर, और लास्ट मैंने 68 तक का इस रेंज के अंदर, आज नीचे में ऊपर में 80 और नीचे में 67 तक के बीच में वहां पे मैं खरीदने लग गया। वो शेयर मैंने फाइंड आउट किया था। और तुम्हारे बैंक हो गए, SBI, रिलायंस हो गया, रिलायंस ने 800 का बनाया था। तो इन शेयर के अंदर मैं अपने जो मैंने प्रॉफिट कमाया था शॉर्ट टर्म में ऊपर शॉर्ट करके, और मेरी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू जो मेरी इंक्रीज हुई थी वो मैंने इन शेयर में लगा दिया। अब वो तो मार्केट की कहावत है कि जब एक बार टाइम आता है वो टाइम खत्म तो होता ही है, समझ रहे हो ना। बादल छाते हैं, वो बादल एक टाइम पे हटते भी तो है ना। तो मार्केट की फिर अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हो गई और मेरा बुल रन भी स्टार्ट हो गया, और वहां पे मेरी ट्रेड सटीक जाने लगी और मेरा पोर्टफोलियो ऊपर आने लग गया, मुझे प्रॉफिट होने लग गया। तो
ये बस इस फेज में ये था ना कि मैंने वो फेज पुराने वाला जिया। समझ रहे हो दोस्तों? इसमें क्या होता है ना कि स्टार्टिंग फेज में क्या होता है कि एक बार हम एक स्टेज में ले लिए, पर पहले क्या गलती रही ना, पहले हमने देखा नहीं था ना, हमने नीचे का फेज भी बिताया नहीं था। तो जो 2015-16 के अंदर जो गलतियां से सीखे, वो इस 2020 वाले में कोविड के टाइम पे हमने नहीं की, तो उससे हम बच गए। वो लर्निंग फेज हमारा जो हमने ऊपर सेटबैक खाया था, डाउनफॉल आया था हमारे लाइफ में, मेरी लाइफ में जो आया था, तो उसने इतना कुछ सिखा दिया कि हम उसी हिसाब से पोजीशनें मेरी बनती चली गई, मार्केट को देखने का नजरिया बदल गया और सब चीजें अच्छी होने लग गई। 2020 के बाद में अच्छी होने लग गई सब नजरिया। अब 2023 में आपको पता ही है बैंक निफ्टी कहाँ पे है, 46,000 का आई मार के आया, निफ्टी 19,500 है। लेकिन उस टाइम पे दोस्तों क्या होता है ना कि आप जो मैंने जो पीछे से जो जर्नी अपनी स्टार्ट की ना, मेरे टाइम पे मैंने जब देखा कि 2013 के अंदर एमआरएफ का शेयर 11,000 के आसपास ट्रेड करता था तब, जो आज 1 लाख से ऊपर है। तो वो जर्नी भी मेरे दिमाग में थी ना कि लॉन्ग टर्म में पैसा तो बनता है, इन्वेस्टिंग में पैसा बनता है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरी जर्नी थी बताई, डाउन साइकिल भी बताई, ठीक है दोस्तों। तो फाइनल कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा क्या रोलर कोस्टर राइड रही जर्नी ये 10 साल। तो हमेशा दोस्तों ये याद रखो कि लॉस से ना कभी फेयर मत रखो, क्योंकि लॉस ही आपकी ना जर्नी को, ट्रेडिंग स्किल को सुधारेंगे। लॉस से मत डरो, बस ज्यादा लॉस से बचना है, ठीक है ना दोस्तों। ज्यादा लॉस से बचना है और अपनी रिसर्च करनी है, खुद की रिसर्च करो, डाइवर्सिफाइड रहो अपना पोर्टफोलियो और इन्वेस्टिंग में फोकस करो। ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग भी करो, उतनी कैपिटल से करो, अपनी कैपिटल हो और आपकी साइकोलॉजी हार्म ना हो। तो ट्रेडिंग से पैसा कमाओ, नो डाउट, पैसा पैसा होता है, कमाओ। अपना रिस्क मैनेज भी करो दोस्तों, और हमेशा ना मार्केट के बारे में इन्फॉर्म रहो कि क्या ट्रेंड चल रहा है, ये देखो। और कभी भी ना कैच मत करना, टिप्स के पीछे मत भागना दोस्तों। ये मैंने आज तक मैंने सीखा है ये चीज, ये टिप्स के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अपनी एनालाइज पे फोकस करो, ठीक है दोस्तों। और लर्निंग फेज में जाओ। जब मैंने एनसीएफएम किया तभी मैंने टेक्निकल फंडामेंटल के बारे में स्टडी की थी, तभी तो मेरे ब्रॉड माइंड खुला ना। मेनली 2013 के बाद में मेरा ब्रॉड माइंड खुलने लग गया, और वो जो मैंने सीखा वो फिर 2015-16 के डाउनफॉल के अंदर मेरी नॉलेज शार्प हुई, मैंने चोट खाई तो उसने सिखा दिया। तो आप इन्वेस्टिंग पे भी फोकस करो, अपने फंडामेंटल देखो। और अब तो दोस्तों कंटेंट आपको फ्री में अवेलेबल हो जाता है। अब यूट्यूब आ गए, उस टाइम पे तो क्रिएटर्स भी नहीं थे, इतने क्रिएटर नहीं थे, कुछ वो नहीं था, इंटरनेट में 2G चलते थे, ये सब चीजें। अब तो आपके पास बहुत ही फैमिलियर वो है, तो आप अपने हर एक अपनी मिस्टेक से सीखा करो दोस्तों, क्योंकि मिस्टेक ही आपको सिखाएगी। गलतियां तो होगी, बस बड़ी गलती नहीं करनी है, बड़ी गलती से बचना है बस, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप सब भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी एक्सपीरियंस कर सकते हो, और चैलेंजेस क्या आपने फेस करे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप अपनी जर्नी के बारे में भी बता सकते हो हमें, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू गिव its thumbs up, subscribe the channel, check out our insightful videos on investing, finance, trading and wealth building. Until next time, happy investing, happy trading, enjoy life, मौज करो दोस्तों, बस लॉस कम करना और दूसरे के पैसे मत लगाना। लर्निंग फेज में अपने पैसों से ही काम करना, चाहे कम हो, कम से स्टार्ट करो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले